जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो। अगर सीबीएसई की सिलेबस लिया गया है तो एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो उसमें इस पाठ का प्रश्न जरूर देखने को मिल जाता है। लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आपको यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा बच्चों, और जो अभी तक आप लोगों को पढ़ाया गया है उसको आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको सभी क्लास की अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कौन सा पार्ट? तो लेसन 4 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बच्चों, इसमें हम लोग समरी में थोड़ा सा देख लेते हैं एनी फ्रैंक के बारे में कि एनी फ्रैंक कौन थी। तो एनी फ्रैंक एक छोटी सी लड़की है बच्चों, एनी फ्रैंक। और ये युद्ध के समय की बात हो रही है, युद्ध के समय की बात हो रही है। उस समय जो एनी फ्रैंक होती है बच्चों, ये अपने माता पिता के साथ में छिपी हुई होती है। और जब छिपी हुई होती है तो क्या होता है, वहाँ पर छिपी हुई के दौरान ही ये उसमें अपना लिखने को पाती है। एक डायरी इसको मिलता है इसके जन्मदिन पर, और उसी डायरी में डायरी लिखना शुरू कर देती है। तो बच्चों, जब ये डायरी लिखना शुरू करती है तो उसमें ये अपने बचपन के बारे में बताती है। हालांकि मात्र 13 साल की बच्ची ही थी, उसके बाद ये मर गई थी। तो ये उस डायरी में उस समय की जो घटनाएं होती हैं उन सबको लिखती है, अपने जीवन की घटनाओं के बारे में लिखती है और ये बताने का प्रयास करती है कि युद्ध के हालात कैसे थे, क्या थे। वर्तमान में देखा जाए तो ये डायरी पूरे विश्व में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली, इस पर बहुत सारे नाटक, लघु नाटक ये सब भी बने हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए इसकी प्रयोगिता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये डायरी एनी फ्रैंक का एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी जिसको हम लोग आत्मकथा बोलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, लेसन को, टेक्स्ट को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिफोर यू रीड से, क्योंकि अगर बिफोर यू रीड हम लोगों ने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आधे पाठ की कहानी समझ में आएगी। अगर इस पाठ में हम लोग इसे छोड़ करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। बिफोर यू रीड से देखते हैं कि क्या कह रहा है। एनलीज मैरी एनी फ्रैंक, इसका पूरा नाम था लड़की का, एनलीज मैरी एनी फ्रैंक। और क्या था ये, कब से कब तक? तो 12 जून 1929 से लेकर के फरवरी या मार्च 1945 तक, क्योंकि इसकी मृत्यु का निश्चित किसी को ज्ञान नहीं है कि ये कब मरी थी। तो मात्र 13-14 साल की या 15 साल की लड़की रही थी, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वाज ए जर्मन, ये एनेलीज मैरी एनी फ्रैंक एक जर्मन थी। बॉर्न ज्यूविश गर्ल, यहूदी लड़की, यानी यहूदी लड़की के रूप में पैदा हुई थी। हु रोट, जिसने लिखा, व्हाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली, अपने परिवार के साथ छिपे रहने के दौरान, एंड 4 फ्रेंड्स, इसके परिवार और इसके 4 मित्रों के साथ में छिपे हुए थे, उस दौरान लिखा था। कहाँ पर? इन एम्स्टर्डम, मतलब एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम एक स्थान है बच्चों, और एम्स्टर्डम में ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स, उस समय जब जर्मन पर नीदरलैंड का अधिकार हो गया था इन वर्ल्ड वार सेकेंड, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो ये कहानी बच्चों कब की है? दूसरे विश्व युद्ध की है, जब ये अपने परिवार के साथ में छिपी हुई थी, जब जर्मनी के ऊपर किसका अधिकार हो गया था? तो नीदरलैंड का अधिकार हो गया था। और ये अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ में, अपने मतलब 4 मित्रों के साथ में छिपे हुए थे एम्स्टर्डम में। उस समय इन्होंने इसे लिखा था। हर फैमिली, उसका परिवार, हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम चले गए थे। आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी, मतलब जर्मनी में नाजीवादियों के सत्ता में आने के बाद, यानी उसका परिवार जर्मनी में नाजीवादियों के सत्ता में आने के बाद कहाँ चला गया था? तो एम्स्टर्डम चला गया था। बट वी आर ट्रैप्ड, लेकिन पकड़ लिए गए, या लेकिन पकड़े गए। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स,
जब नाजियों का अधिकार, ऑक्यूपेशन मतलब अधिकार, एक्सटेंडेड मतलब विस्तृत हुआ या फैला इनटू द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड में भी। लेकिन जब नीदरलैंड में भी नाजीवादियों का विस्तार हुआ, उनका अधिकार फैला, तो वह पकड़ लिए गए थे। फिर क्या होता है बच्चों, अब देखते हैं। तो एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द जीविश पॉपुलेशन, प्रिकॉशन मतलब होता है नफरत, प्रिकॉशंस मतलब परसेक्शंस मतलब क्या होता है, नफरत, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, द ज्यूइश पॉपुलेशन मतलब यहूदियों की जनसंख्या के विरुद्ध, इंक्रीज मतलब बढ़ा। यानी जब यहूदियों की जनसंख्या के विरुद्ध नफरत बढ़ी, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग, तो पूरा परिवार छिपने के लिए चला गया। इन जुलाई 1942, 19 जुलाई 1942 में, इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओट्टो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, उसके पिता ओट्टो फ्रैंक के कार्यालय भवन में एक गोपनीय कमरे में उसका पूरा परिवार छुपने के लिए चला गया था। अब वहाँ पर तो चला गया बच्चों, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है तो देखते हैं। उसके बाद होता ये है कि आफ्टर 2 ईयर्स मतलब 2 वर्षों तक, 2 वर्षों के बाद इन हाइडिंग मतलब छिपे रहने, 2 वर्षों तक छिपे रहने के बाद द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम। ये ग्रुप बिट्रेड मतलब पकड़ लिया गया, एंड ट्रांसपोर्टेड और भेज दिया गया टू द कंसंट्रेशन कैंप मतलब देखभाल कैंप में, कैंप वाली व्यवस्था में इन्हें भेज दिया गया। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस, जहाँ पर एनी टाइफाइड से मरी थी। इन बर्जन बेल्सन में, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, अपनी बहन मार्गाट फ्रैंक, अपनी बहन मार्गाट फ्रैंक के मरने के कुछ दिनों के भीतर ही, जहाँ पर एनी फ्रैंक बर्जन बेल्सन में अपनी टाइफाइड की वजह से मर गई थी। अब देखिए बर्जन बेल्सन में तो वो मर गई, उसकी बहन के कुछ ही दिनों बाद फिर क्या होता है बच्चों, हर फादर, उसके पिता ओट्टो, उसके पिता का क्या नाम था, ओट्टो फ्रैंक, द ओनली सर्वाइवर मतलब इकलौते जीवित व्यक्ति बचे थे ऑफ द ग्रुप, इस समूह के, उसके पिता ओट्टो इस समूह के इकलौते जीवित व्यक्ति, रिटर्न टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम वापस लौटे आफ्टर द वार एंडेड, युद्ध समाप्त होने के बाद। उसके पिता ओट्टो जो इस समूह के अकेले जीवित व्यक्ति थे, युद्ध समाप्त होने के बाद एम्स्टर्डम लौटे, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और पाया, टू फाइंड पाया, दैट कि हर डायरी मतलब उनकी उसकी डायरी हैड बीन सेव्ड मतलब सुरक्षित थी। और क्या पाया कि उसकी डायरी सुरक्षित थी। कॉन्विंस्ड मतलब संतुष्ट हुए, दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, की यह एक अद्भुत सूचना थी। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश, उन्होंने इसे अंग्रेजी में प्रकाशित कराने का लिए कार्य करना शुरू कर दिया। अंडर द नेम मतलब किस नाम के तहत प्रकाशित कराया, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक छोटी लड़की की डायरी के नाम से इसे प्रकाशित कराने के लिए कार्य किया। अब क्या होता है बच्चों, होता है कि द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13 बर्थडे, एनी फ्रैंक को डायरी उसके 13वें जन्मदिन पर दिया गया था। एनी फ्रैंक को डायरी 13वें जन्मदिन पर दिया गया था। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942, और उसके उस जीवन की घटनाओं के जो विवरण थे वो कब से थे, तो वो थे 12 जून 1942 से अनटिल इट्स लास्ट एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944 मतलब 1 अगस्त 1944 तक। ध्यान रखना है, ये डेट बिल्कुल नहीं भूलना है। 12 जून 1942 को डायरी में पहली एंट्री हुई थी और अंतिम एंट्री 1 अगस्त 1944 को हुआ था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, इसे सौभाग्य से या कह सकते हैं कि अवसर पूर्वक इसे इसके ओरिजिनल भाषा यानी वास्तविक भाषा डच से अनुवादित किया गया इनटू मेनी लैंग्वेजेस, कई भाषाओं में। इसे इसके वास्तविक डच भाषा से कई भाषाओं में अनुवादित किया गया। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और यह विश्व के सर्वाधिक विस्तृत रूप से पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बनी। अब क्यों इसको लोगों ने इतना पढ़ा, इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ी गई।
देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इस पर कई फिल्म भी बनाए गए। टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, मतलब टेलीविज़न के और नाटकीय मंचन भी हुआ। एंड इवन एन ओपेरा, ओपेरा मतलब लघु नाटक होता है बच्चों। तो क्या हुआ कि और एक लघु नाटक भी बनाए गए बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी पर आधारित छोटे छोटे नाटक भी बनाए गए। फिर क्या हुआ, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मेच्योर, एक परिपक्वता, एक पूर्णता के कार्य के रूप में वर्णन किया गया। एंड इनसाइटफुल माइंड, और पूरे अंतरपूर्ण अंतर्दृष्टिपूर्ण विचारधाराओं से इस पर कार्य किया गया था। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, ये डायरी इंटीमेट मतलब होता है तात्कालिक, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षण। तो यह डायरी एक तात्कालिक परीक्षण प्रदान करती है ऑफ डेली लाइफ, प्रतिदिन के जीवन का, अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, मतलब नाजीवादियों के ऑक्यूपेशन मतलब पेशे पर या अधिग्रहण के समय, उस समय कैसा तात्कालिक प्रदर्शन था उस चीज़ के बारे में बताती है। अब फिर देखते हैं बच्चों, तो एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स, यानी एनी फ्रैंक हैज़ बिकम माने बन गई है वन ऑफ द मोस्ट, एक सर्वाधिक रिनोन्ड मतलब प्रसिद्ध, एंड डिस्कस्ड और चर्चित ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम, मतलब कि जो फिल्म बनाने की जगत है, यानी फिल्म जगत में एनी फ्रैंक एक सबसे अधिक चर्चित और प्रसिद्ध व्यक्ति बन गई है। अब यहाँ तक का तो बिफोर यू रीड था, इसके बाद यहाँ से बच्चों पाठ शुरू होता है। क्या कह रहा है, राइटिंग इन ए डायरी, मतलब एक डायरी में लिखना, इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। देखिए अब ये तो हम एनी फ्रैंक के बारे में पढ़े, अब एनी फ्रैंक क्या कह रही है, फॉर समवन लाइक मी। अब देखिए राइटिंग इन ए डायरी यानी एक डायरी में लिखना, इज़ ए रियली स्ट्रेंज, एक वास्तव में विचित्र है, एक्सपीरियंस माने अनुभव, विचित्र अनुभव है, फॉर समवन किसी के लिए भी, लाइक मी मेरे जैसे किसी के लिए भी डायरी में लिखना बड़ी विचित्र बात है। क्यों विचित्र है बच्चों, नॉट ओनली बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा था, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा था, बट आल्सो बिकॉज, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इट सीम्स टू मी, ये मुझे प्रतीत होता है, दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, कि इसके बाद से, दैट की मतलब बल्कि ये ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि लेटर ऑन, इसके बाद से, नाइदर आई नार एनी वन, मतलब ना तो मैं ही ना ही कोई और, इल्स मतलब कोई, एनी वन इल्स यानी कोई और, विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, मतलब इस एक 13 वर्षीय स्कूल की लड़की के बारे में रुचिकर होगा या अधिक रुचि दिखाएगा। ओह वेल, कह रहे ओह वेल यानी अरे अच्छा है, इट डजेंट मैटर, इस पर इसकी कोई बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद लगता है या मैं लिखना पसंद करती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मेरे पास एक अधिक बड़ी आवश्यकता भी है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की चीज़ों को पाना, ऑफ माई चेस्ट, मेरे हृदय में छिपी हुई, और मुझे अपने भीतर छिपे हुए सभी प्रकार की चीज़ों को बाहर लाना भी अच्छा लगता है। अब क्या हुआ बच्चों, देखते हैं, ये अपने बारे में बता रही है कि मैंने क्यों लिखना शुरू किया। ये यहाँ से कह रही है लड़की कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, पेपर मतलब कागज़ के, हैज़ मतलब पास होता है, मोर मतलब अधिक, पेशेंस मतलब धैर्य, यानी कागज़ के पास अधिक धैर्य होता है, किसकी अपेक्षा बच्चों, कागज़ के पास कह रहे हैं कि अधिक धैर्य होता है, दैन पीपल मतलब लोगों की अपेक्षा, यानी व्यक्ति की अपेक्षा कागज़ में अधिक धैर्य होता है। अच्छा क्यों होता है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से कोई बात कह रहे हैं, उस व्यक्ति को अगर आपकी बात अच्छी नहीं लगती है तो क्या करेगा, आपका विरोध करेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो अच्छा लगे या ना लगे, वो कोई आपको जवाब नहीं देगा। आई थाट ऑफ दिस सेइंग, मैंने इस कथन के बारे में सोचा, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से एक दिन, व्हेन आई वॉज फीलिंग
ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा दुखी महसूस कर रही थी, एंड वाज सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपने हाथों में अपनी ठुड्डी को रखे हुए जब मैं बैठी हुई थी, उन दिनों में मैंने ऐसा महसूस किया और मतलब प्रयोग किया। क्यों भैया ऐसा क्यों बैठी थी? बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर्ड मतलब होता है ऊबी हुई, एंड लिस्टलेस और उदास थी, वांडरिंग सोचते हुए, वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, ये सोचते हुए बैठी थी कि मैं भीतर रहूं या फिर बाहर जाऊं। अब इस बारे में इसके पास कोई भी विचार नहीं आ रहा था, तो इसने किया क्या? इसने किया, ये कह रही है, आई फाइनली स्टेड, मैं अंततः वहीं ठहरी रही, वेयर आई वाज, जहाँ पर मैं थी, ब्रूडिंग मतलब उबासी लेते हुए, उबते हुए मैं अंततः उसी स्थान पर ठहरी रही जहाँ पर मैं बैठी हुई थी या जहाँ पर मैं थी। अब फिर क्या सोच रही? यस यानी हाँ, पेपर है डज हैव मोर पेशेंस, कागज के पास अधिक धैर्य होता तो है, एंड और सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, और मैं इसको किसी से पढ़वाने की इच्छा भी तो नहीं कर रही थी, मैं योजना भी तो नहीं बना रही हूँ कि कोई मेरी इसको पढ़े। दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, इस कठोर पिछड़े हुए लेख को ग्रांडली रिफर्ड टू एज ए डायरी, जिसे विस्तृत रूप से एक डायरी के रूप में जाना जाता है। मैं ये भी तो नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे इस लेख को पढ़े जिसे विस्तृत रूप से डायरी के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, तो इसने मतलब बच्ची ने अपना विचार बताया। अब जब बच्ची ने अपना विचार बताया तब क्या होता है बच्चों? कह रहे हैं कि अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, कब तक मुझे लिखना चाहिए? जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र ना मिल जाए। अच्छा, वास्तविक मित्र क्यों इसे ये कह रही है? देखिए, ये बता रही है कि इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, इसमें थोड़ी सी भी संभवतः, प्रोबेबली मतलब संभवतः, इसमें संभवतः थोड़ी सी भी भिन्नता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों? क्योंकि इसके पास कोई भी वास्तविक मित्र नहीं है। अब लड़की कह रही है, नाउ अब आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं उस बिंदु पर आती हूँ वापस, दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे प्रलोभित किया, ललचाया। प्रॉम्प्ट मतलब वो क्या होता है? प्रलोभित करना या लालच देना। टू कीप ए डायरी, एक डायरी रखना, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर। अब मैं सबसे पहले उस बिंदु पर वापस आती हूँ जिसने मुझे सबसे पहले क्या किया? एक डायरी रखना सिखाया, के लिए प्रलोभित किया, लालच दिया। अच्छा, क्यों इसने रखा? तो चलिए उस बिंदु को देखते हैं कि इसने क्यों रखा बच्चों। तो ये कह रही है कि आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई भी मित्र नहीं है। देखिए, कह रही है कि मेरे पास कोई भी मित्र नहीं है। अब जब इसके पास कोई मित्र है ही नहीं, तो इसको कह रही है कि थोड़ा सा और स्पष्ट तरीके से बताने दो, यानी लेट मी, कह रही है कि लेट मी, एक मिनट, हाँ, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहने दो। सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई, सिंस मतलब क्योंकि, नो वन मतलब कोई भी नहीं, विल बिलीव मतलब विश्वास करेगा, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल, कि एक 13 वर्षीय लड़की, इज़ कम्प्लीटली एलान, पूरी तरीके से अकेली है, इन द वर्ल्ड, इस संसार में। कह रहे हैं कि मुझे इसे थोड़ा और स्पष्ट करने दो, क्योंकि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की पूरी तरीके से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं भी अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं। एंड ये 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और एक 16 वर्ष की बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपुल, और लगभग 30 लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर भी है। कह रहे मेरे पास इतने लोग हैं, लेकिन फिर भी देखो बता रहे कि मेरे पास कोई अच्छा मित्र नहीं है, एक वास्तविक मित्र नहीं। नो नहीं,
ऑन द सरफेस मतलब एक सतह पर देखें, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, तो मेरे पास सब कुछ होता हुआ प्रतीत होता है। मतलब नहीं, अगर एक सतह पर देखें तो मेरे पास सब कुछ होता हुआ प्रतीत होता है, एक्सेप्ट माई आउन ट्रू फ्रेंड, मेरे खुद के एक सच्चे मित्र के सिवाय। ऑल आई थिंक अबाउट, जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ, व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, कि जब मैं मित्रों के साथ हूँ, इज़ हैविंग ए गुड टाइम, तो मेरा एक अच्छा समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, मैं अपने आप को किसी भी चीज़ के बारे में बातचीत करने के लिए नहीं ला रही हूँ। बट ऑर्डिनरी एवरी थिंग डे थिंग्स, लेकिन प्रत्येक दिन के चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए लाना चाहती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल, वी डोंट सीम, हम ऐसा नहीं प्रतीत होते हैं, टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, किसी को अपने बहुत करीब पाते हुए, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन की चीज़ों को ऐसे किसी को नहीं पाती हूँ जिसके साथ शेयर कर सकूँ, और यही क्या है, यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। फिर लड़की कह रही है कि मे भी, हो सकता है, इट इज़ माई फॉल्ट, कि ये मेरी गलती हो सकता है कि यह मेरी गलती हो। क्या गलती है? दैट वी डोंट कॉन्फाइड, कि मैं घुल मिल नहीं सकती हूँ। कॉन्फाइड मतलब घुलना मिलना या मेल जोल बढ़ाना, इन ईच अदर, एक दूसरे में। हो सकता है कि ये मेरी गलती हो कि मैं एक दूसरे में घुल मिल नहीं पा रही हूँ। इन एनी केस, किसी भी मामले में या किसी भी तरीके से, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, यही है जैसी वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, वे बदलने योग्य भी नहीं हैं। क्या कहा कि और दुर्भाग्यवश वे बदलने योग्य भी नहीं हैं। दिस इज़ वाई, यही कारण है कि आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग एवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, टू इन्हेंस मतलब कल्पना करने के लिए, द इमेज मतलब दृश्य या चित्र, ऑफ दिस लॉन्ग एवेटेड, इस बहुप्रतीक्षित फ्रेंड मतलब मित्र का, इन माई इमेजिनेशन अपने कल्पनाओं में, अपने कल्पनाओं में इस बहुप्रतीक्षित मित्र का चित्र की कल्पना करने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, जॉट डाउन मतलब अचानक, मतलब मैं अपने तथ्यों को इस डायरी में सीधे नहीं लिखना चाहती हूँ, द वे मोस्ट पीपुल वुड डू, जैसा कि अधिकांश लोग किया करते हैं। बट बल्कि, आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं क्या करती हूँ, करना चाहती हूँ, मैं डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपने इस मित्र को किटी कहने जा रही हूँ। मतलब इस डायरी का नाम उसने क्या रखा, किटी रखा। अब देखते हैं बच्चों, जब किटी नाम रख दिया गया तो फिर क्या कह रहे, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, सिंस मतलब जैसा कि, नो वन वुड अंडरस्टैंड कोई भी नहीं समझेगा, ए वर्ड मतलब एक भी शब्द, ऑफ माई स्टोरीज मेरी कहानियों का, जैसा कि मेरी कहानियों का कोई भी व्यक्ति एक भी शब्द नहीं समझेगा। इफ़ आई वेयर टू प्लंग राइट इन, यदि मैं इसमें अचानक से लिखना शुरू कर दूँ, आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, ये अच्छा होगा कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय इसमें प्रदान कर दूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, इससे भी अधिक मैं ऐसा करने से थोड़ा सा अच्छा मुझे नहीं लगता, लेकिन करना चाह रही हूँ ताकि लोग समझ सकें। अब देखिए, ये अपने पिताजी के बारे में बता रही है, और क्या बता रही है, कह रही माई फादर, मेरे पिताजी, द मोस्ट मतलब सबसे अधिक, एडोरेबल मतलब पूजनीय, फादर मतलब पिताजी, मेरे पिताजी सर्वाधिक पूजनीय पिताजी, आई हैव एवर सीन, जैसे मैंने कभी देखा हो, डिडेंट मैरी माई मदर, मेरी माँ से शादी नहीं किए, कब तक, अनटिल ही वाज 36, जब तक कि वह 36 वर्ष के नहीं हो गए, एंड सी वाज 25, और माता जी 25 वर्ष की नहीं हो गई। क्या कहा कि मेरे पिता परम पूजनीय पिताजी में, जो उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक कि वह 36 वर्ष के नहीं हो गए, और मेरी माँ 25 वर्ष की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गाट, मेरी बहन मार्गाट, was born in Frankfurt in Germany in 1926, मेरी बहन मार्गाट जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में 1926 में पैदा हुई थी। आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुई ऑन 12 जून 1929, मैं मेरा जन्म
12 जून 1929 को हुआ। ये भी डेट याद रखना है कि इसकी जन्म कब हुआ था, ये तो बिल्कुल मत भूलना। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रही अंटिल आई वॉज 4, जब तक कि मैं 4 वर्ष की नहीं हो गई। क्या कहा कि मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही जब तक कि मैं 4 वर्ष की नहीं हो गई। माई फादर, मेरे पिताजी, इमिग्रेटेड मतलब चले गए, प्रवास कर गए, टू हॉलैंड मतलब हॉलैंड में, इन 1933 1933 में। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड में प्रवास कर गए, अर्थात विदेश चले गए। अब बच्चों क्या होता है जब इनके पिताजी चले जाते हैं, तो कहती है कि माई मदर, मेरी माँ, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, इनके पिता का नाम ओट्टो फ्रैंक था, माता का नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था। तो मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, उनके पास हॉलैंड में सितंबर में चली गई। व्हाइल मार्गाट एंड आई वेयर सेंट टू ऑचेन, जबकि मुझे मतलब मार्गाट को और मुझे कहाँ भेजा गया, आचन में भेज दिया गया, टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी माँ के साथ ठहरने के लिए। जबकि मुझे और मार्गाट को आचन में हमारी दादी माँ के साथ ठहरने के लिए भेज दिया गया। मार्गाट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गाट दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में गई। When I was plunked down on the table, जब मुझे मेज पर रख दिया गया, एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गाट, मार्गाट के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट मतलब क्या बेटा, कि मार्गाट के लिए जब मुझे एक उसके बर्थडे के उपहार के रूप में मेज पर बिठा दिया गया, मैं वहाँ पर पहुँच गई। फिर क्या कह रहे हैं, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, राइट अवे मतलब अपना पठन पाठन कार्य ठीक ठाक, एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से। ये कौन कह रही है, एनी फ्रैंक, ये ध्यान रखना है। तो एनी फ्रैंक कह रही है कि मैंने अपना पठन पाठन कार्य मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से शुरू किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं वहाँ पर तब तक रही जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट व्हिच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जिस समय पर, एट व्हिच टाइम मतलब जिस समय पर, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहली कक्षा में शुरू किया। इन द सिक्स्थ फॉर्म, छठवीं कक्षा में, माई टीचर वाज मिसेस क्यूपरस, मेरी अध्यापिका कौन थी, श्रीमती क्यूपरस थी। छठवीं कक्षा में मेरी अध्यापिका श्रीमती क्यूपरस थी। द हेड मिस्ट्रेस मतलब मुख्य अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वियर बॉथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे, मतलब वर्ष के अंत में हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब हमने एक दिल तोड़ने वाला या बहुत ही दुखद विदा लिया, उस समय हम दोनों की आंखों में आंसू थे। फिर देखिए बच्चों, ये कह रही है कि इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मी की छुट्टी में, ग्रांड माँ फेल इल, दादी माँ बीमार हो गई। यानी 1941 के गर्मी में दादी माँ बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड, इसलिए मेरा जन्मदिन बीत गया, विद लिटिल सेलिब्रेशन, थोड़े से समारोह के साथ, इसलिए मेरा जन्मदिन थोड़े से समारोह के साथ में बीत गया। ग्रांड माँ डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ जनवरी 1942 में मर गईं। नो वन नोज, कोई नहीं जानता था। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैंने उनके बारे में कितनी बार सोचा, मतलब कोई भी नहीं जानता था कि मैंने उनके बारे में कितनी बार सोचा। एंड स्टिल लव हर, और अभी भी मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, यानी 1942 में हमारा जो ये जन्मदिन का समारोह था, वाज इंटेंडेड मतलब विचार था, टू मेक अप फॉर द अदर, उस दूसरे को भी पूरा करना। यानी 1942 का जो मेरा ये जन्मदिन है, ये दूसरे जन्मदिन के पूरा भरपाई करने के का भी विचार था। एंड ग्रैंड माज कैंडल वाज लिट एलॉन्ग विद द रेस्ट, और इसके साथ साथ दादी माँ के लिए मोमबत्ती भी जलाई गई, उनकी शांति के लिए मोमबत्ती भी प्रज्वलित किया गया। फिर क्या कह रहे हैं बच्चों, द फोर ऑफ अस, हम में से चारों, आर स्टिल डूइंग वेल, अभी भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। हम में से चारों कौन, इनकी बहन मार्गाट फ्रैंक, एनी फ्रैंक यानी ये,
और इनके दादा मतलब इनके पिताजी ओट्टो फ्रैंक और इनकी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और जो मुझे 20 जून 1942 के वर्तमान तिथि पर लाता है। एंड द सोलेम डेडिकेशन टू माई डायरी ऑफ माई डायरी, और सोलेम मतलब गंभीर, डेडिकेशन मतलब समर्पण, ऑफ माई डायरी मेरी डायरी के प्रति भी लाता है। तो बच्चों, इतना हम लोगों ने आज के दिन में देखा है। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका दूसरा पार्ट ना छूटने पाए। देखिए पाठ लंबा है, पाठ थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी है, तो इसलिए यहाँ पर आपको इतना ही बताएंगे। आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिए और अगले पार्ट में फिर हम लोग मिलेंगे। और साथ ही साथ इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इतना क्लास कैसे लगा। इसके बाद में अगर कोई सुझाव है तो उसे भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।